हेलो, जय श्री राम दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हम कल जो परिमेय संख्याएं थी, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना हमने बताया था, जिसमें कि हमने रूट टू को लिया था और विरोधाभास विधि से बताया था कि यह सिद्ध किया था कि पहले परिमेय संख्या मानकर कि अपरिमेय संख्या की नियम का पालन नहीं कर रही है, इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। इस हिसाब से मैंने रूट थ्री को भी लिया था। रूट थ्री को मैंने वर्गमूल के मेथड से बताया था कि यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या कैसे है। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और हम रूट थ्री को विरोधाभास विधि से बताएंगे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि सिद्ध करो कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए रूट थ्री अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर विरोधाभास विधि से बताएंगे, तो आप लोग इसको क्रम से धीरे धीरे समझिएगा और इसको एक बार नहीं, आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्रमशः एक एक क्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जिस संख्या को हमें सिद्ध करना होगा कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है, विरोधाभास विधि से हम इसको कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उस संख्या को मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो मैं मतलब कि मानेंगे तो यहां पर लिख देंगे रूट थ्री परिमेय संख्या है। यहां पर इसको हल कर रहे हैं, रूट थ्री परिमेय रूट थ्री परिमेय संख्या है। जब हमने रूट थ्री परिमेय संख्या है यह मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने परिमेय संख्याओं के नियम के बारे में बताया था कि जब रूट थ्री को परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या मानने का मतलब हुआ कि हम इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पी और क्यू यह एक पूर्णांक होंगे। पी और क्यू यानी कि यहाँ पर इसका बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ये पूर्णांक से ही संबंधित होनी, संख्या संबंधित होंगी। तो यहाँ पर रूट थ्री होगा तो ये पी अपान क्यू यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इसी रूप में होगी और ये पी क्यू दोनों किसी न किसी पूर्णांक से संबंधित होंगे। और जो क्यू होगा वो कभी भी जेड क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। यह सबसे ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पर हम आगे देखते हैं कि हम लिखेंगे, अगर मान लो कि P और Q अगर एक परिमेय संख्या है, जब हम किसी परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखते हैं तो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होता है। जैसे हम मान लें कि यहां पर हम लिख देते हैं कि 21/15। जब यहां पर 21/15 कहेंगे तो इसको इसका सरलतम रूप लिखने का मतलब यह हुआ कि यह किस संख्या से विभाजित हो रहा है या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 3 सते 21, 3 पचे 15 यानी कि 5/7। 5/7 या चाहे मैं लिख देता 15/21, तो ये भी होता 3 पचे 15, 3 सते 21 यानी कि 5/7। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये 5/7 पी अपान क्यू के रूप में है, जो कि एक परिमेय संख्या है और इसको हमने अपने सरलतम रूप में लिखा है। यानी जब पी अपान क्यू को मैंने सरलतम रूप में लिखा है और एक परिमेय संख्या है और क्यू हमारा जीरो के बराबर भी नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि मैं 5 को 1 गुणे 5 लिख सकता हूं और 7 को मैं 1 गुणे 7 लिख दे रहा हूं। तो यानी यहां पर उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर P अपान क्यू के रूप में हम रूट थ्री को लिखते हैं और अंततः यह सिद्ध कर देते हैं कि रूट P अपान क्यू के बीच में कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह परिमेय संख्या के नियम का पालन नहीं कर रही है। अगर यह परिमेय संख्या के नियम का पालन नहीं कर रही है तो यह अपरिमेय संख्या मान ली जाएगी।
तो इसी क्रम ये समझाने के लिए था। शायद आप लोगों को कल वाला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, तो इसी में हम थोड़ा विस्तार में प्रैक्टिस करते हैं जो कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अब यहाँ पर लिखा है √3 इज इक्वल टू पी अपान क्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे सरलतम रूप में पी व पी क्यू पी। तो यहां पर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरलतम रूप में पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, एक के अतिरिक्त नहीं होगा, एक के अतिरिक्त यहां पर लिख देते हैं कि अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होगा, कोई संख्या नहीं होगी। यहाँ पर √3 भी मैंने कह दिया कि पी अपान क्यू को जब हम √3 को पी अपान क्यू के सरलतम रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पी क्यू एक प्राकृतिक संख्याएं होंगी और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। और जब हम पी और क्यू को सरलतम रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर जब पी क्यू को सरलतम रूप में लिखेंगे तो उभयनिष्ठ, एक मिनट, यहाँ पर उभयनिष्ठ होना चाहिए था, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई संख्या। तो यहाँ पर √3 पी अपान क्यू के रूप में लिखेंगे, तो पी अपान क्यू में जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो कोई अन्य संख्या नहीं होनी चाहिए एक के अतिरिक्त जो दोनों के गुणनखंड के रूप में लिखी जा सके। अगर हम इसको दिखा पाए किसी भी तरीके से कि दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या गुणनखंड के रूप में मिल पा रही है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर यह परिमेय संख्या नहीं है हो जाएगा तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या होगी। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम √3 बराबर पी अपान क्यू, √3 बराबर पी अपान क्यू में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर पी का स्क्वायर अपान क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपान में 1 लिखेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 का पी स्क्वायर से गुणा होगा तो पी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 के तौर पे मान सकते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। 3 क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित कैसे होगा कि 3 क्यू स्क्वायर अपान 3 लिखूंगा तो 3 से 3 कट गया, क्योंकि इसमें 3 एक गुणनखंड के तौर पे है। और मैं कह सकता हूं कि अगर जब ये 3 क्यू स्क्वायर से विभाजित है 3 क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब 3 से पी स्क्वायर भी विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो सीधी बात है कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब यहां पर जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो अगर वो संख्या एक पूर्णांक है तो निश्चित रूप से जो संख्या किसी अगली संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर 3 पी के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 3 पी को विभाजित करता है, 3 पी को
विभाजित करता है, 3p को विभाजित करता है। अगर 3p को कैसे विभाजित करेगा, यहां पर मैं इसको समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 जो है 9 को विभाजित करता है, 3 9 को विभाजित करता है। अगर 3 9 को विभाजित करता है तो 9 जो है यह 3 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यह 3 होगा इस 3 को विभाजित करेगा, 3 को विभाजित करेगा। इसी क्रम में अगर मैं कह दूं कि 3 36 को विभाजित करता है, जैसे यहां पर हम 3 को मान लेते हैं p का स्क्वायर था, अगर 3 p का स्क्वायर था तो यहां पर अगर 3 p के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 3 को विभाजित कर रहा है। उसी क्रम में हम मान लें 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, जिसे मैं 36 लिख पा रहा हूं। अगर 3 36 को विभाजित कर रहा है तो 3 6 को विभाजित करेगा। हम इसको लिखते हैं 3 36 को विभाजित करता है तो 3 6 3 6 को विभाजित करेगा। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आई, अगर 3 p को यहां पर 3 p को विभाजित करता है तो इस विभाजित करने का मतलब कि अगर हम उस अगली संख्या में भाग देंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसको गुणनखंड के रूप में लिखूंगा तो वह संख्या p के गुणनखंड में 3 भी गुणे में एक संख्या आएगी ही आएगी। जैसे मान लेता हूं कि यह p जो होगा p बराबर होगा 3 गुणे m के, p बराबर होगा 3 गुणे m के। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। p बराबर होगा 3 गुणे m के, क्योंकि p 3 से विभाजित हो रहा है तो मैं अगली संख्या m मान लेता हूं कि कोई भी संख्या m होगी जिसमें मैं 3 से विभाजित करूंगा तो वह p के बराबर हो जाएगी। यानी मैं इसको लिख सकता हूं p बराबर 3 गुणे m। तो इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, चूंकि मैं इसको मिटा के समीकरण 1 2 को लिख के आगे बढ़ता हूं। यहां पर समीकरण 1 2 हम लिख देते हैं। p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर एंड p बराबर 3m, समीकरण 1 समीकरण 2, ताकि समझने में समस्या ना हो। अब यहां पर p बराबर 3m है तो हम यहां कहते हैं कि अब इसमें क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का p और 3m का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर और यहां पर 3m का स्क्वायर यानी 3m गुणे 3m, 3 त्रिक का 9 m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि p स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर हो गया। अगर p स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर है तो क्या मैं यहां पर p स्क्वायर की जगह जो सेम वैल्यू 3q स्क्वायर है, क्या 3q स्क्वायर रख सकता हूं? रख सकता हूं। तो यानी p स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3q स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब यहां पर हम देखते हैं कि 3 अगर इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा और ये 3 त्रिक का 9 काट के 3 कर देगा इसको, यानी मैं इसको लिख सकता हूं q स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर अपान 3। 3 से 9 कटेगा तो 3 त्रिक का 9, यानी यहां पर केवल 3m स्क्वायर बचेगा। तो मैं इसको मिटा के लिख सकता हूं 3m स्क्वायर, या मैं डायरेक्ट काटना चाहूं तो 3 त्रिक का 9, यहां पर 3 आ जाएगा यानी q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3 से 3 3m स्क्वायर को विभाजित करता है, 3m स्क्वायर को
तीन तीन एम स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर तीन तीन एम स्क्वायर को विभाजित करेगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि तीन क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि दोनों संख्याएं आपस में बराबर ही हैं। तो यहाँ पर तीन थ्री एम कैसे थ्री एम स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी थ्री एम स्क्वायर अपान जब थ्री करेंगे तो थ्री से थ्री अपने आप डिवाइड होकर कट जाएगा, मतलब एम स्क्वायर बचेगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ तीन तीन एम स्क्वायर को विभाजित करता है। जब तीन तीन एम स्क्वायर को विभाजित करता है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि तीन क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तीन क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जब तीन क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को, कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने भी पीछे लिखा था कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब यह होता है वह संख्या जिस संख्या का स्क्वायर होने के बाद विभाजित कर रहा है उस व्यक्तिगत संख्या को भी विभाजित करेगा। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 36 है, 36 तीन 6 का स्क्वायर है। अगर यहां पर तीन 36 को विभाजित कर रहा है तो तीन 6 को भी विभाजित करेगा, यानी कि तीन क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि तीन क्यू को विभाजित करता है। तीन क्यू को विभाजित करता है। तो यहां पर अगर तीन क्यू को विभाजित करता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, यहां पर जैसे जब तीन क्यू को विभाजित कर रहा है और यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि तीन क्यू को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जब हम लिखेंगे तो क्यू को हम तीन गुणे के रूप में लिखेंगे। जब क्यू को तीन गुणे के रूप में लिखेंगे तो यहां पर कोई ना कोई अन्य संख्या होगी ही होगी, जो कि यहां पर एक समझने वाली बात है। इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी थी कि यहां पर जैसे 3m है तो यहां पर जो यम होगा, यम यह हमारा क्या होगा, यम बिलोंग करेगा किससे, एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक उसी तरह यहां पर भी जो यन है, यहां पर भी यन बिलोंग करेगी किससे, एक पूर्णांक से, पूर्ण मैंने बोला शायद पूर्णांक से बिलोंग करेगी। तो यहां पर किसी ना किसी पूर्णांक से जब हम तीन का गुणा करेंगे तो क्यों आएगा, हम जिसे यन को ही वो पूर्णांक, यन को पूर्णांक मानते हैं। तो यानी मैं इसको समीकरण 4 मान लेता हूं। ये समीकरण 4 है हमारा। यानी कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि जैसे कि बताया गया था कि मैंने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, और P अपान Q के जब सरलतम रूप में लिखेंगे तो उसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो फिर हम यहां पर लिखते हैं कि जैसा कि मैंने P बराबर निकाला था 3m, तो यहां पर P बराबर मैं लिख देता हूं 3m और Q बराबर क्या आया है 3n, तो 3n आया। मतलब मैं इसको लिख ही सकता हूं 3 गुणे m, और यहाँ एक तो हर चीज में गुणा मैं कर सकता हूं तो सेम ही रहेगा। 3m को क्या लिख सकता हूं, 1 गुणे 3 गुणे m, और इसको 3n को लिख सकता हूं 1 गुणे 3 गुणे n। तो यहां पर जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि परिमेय संख्या है और यह सरलतम रूप में है, तो उस हिसाब से इसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां पर जो कि मैंने समीकरण जो 2 और समीकरण 4 के हिसाब से 3m और 3n जो लिखा, यहां पर यह कहा जा सकता है कि यहां पर 3 एक तो उभयनिष्ठ यानी दोनों के गुणनखंड में है भी और साथ में 3 भी है। तो इसका मतलब जब दो एक के अतिरिक्त भी कोई संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के तौर पे आ रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर यह परिमेय संख्या नहीं है तो यह अपरिमेय संख्या कही जाएगी, जैसे कि मैं इसे समझाता हूं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि हमारा समीकरण 2 और 4 क्या था। हमारा समीकरण 2 था P बराबर 3m, और जहां पर यम बिलोंग करेगा पूर्णांक से, और Q बराबर 3n जहां पर n बिलोंग करेगा पूर्णांक संख्या के। ये समीकरण 2 और समीकरण 4 थे हमारे। और यहां पर इसको मिटा के फाइनल लिखते हैं
जैसे कि हमने बताया था कि अगर कोई भी संख्या, यहां पर यह है कि समीकरण 2 और समीकरण 4 से यह स्पष्ट होता है कि पी क्यू में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। उभयनिष्ठ 3 भी है। अतः यह परिमेय संख्या जिसे हमने सरलतम रूप में लिखा था उसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से यह परिमेय संख्या के नियम का पालन नहीं कर रहा है। परिमेय संख्या के नियम पालन नहीं कर रहा है। अतः यह अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी और हमें यही सिद्ध करना था। तो इसी क्रम में हम अपरिमेय संख्याओं को विरोधाभास विधि के द्वारा परिमेय संख्या मान के उसके बाद हम यह सिद्ध करते हैं कि यह परिमेय संख्या के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अगर वह परिमेय संख्या के नियम का पालन नहीं कर रहा होता तो वह एक अपरिमेय संख्या मान लिया जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि √2, √3, अब इसी क्रम में हम मान लीजिए ले लेते हैं √5। √5 को पहले हम वर्गमूल विधि से बताएंगे कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तो कैसे।